सत्ता की हनक, नेताओं की साजिश और प्रशासन की मिलीभगत का मैं शिकार हुआ हूं। मैंने 8 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल किया और 9 तारीख को 11 बजे स्क्रूटनी थी। सरकार इतनी जल्दी में सारी चीजों को कर रही है कि इसमें जो प्रत्याशी हैं उनको समय नहीं दिया, समय मिला ही नहीं। तो ये एक साजिश है, मैं इसे सरासर साजिश मानता हूं। और ये सरकार जो है डर गई है, उनको अपनी हार निश्चित रूप से नजर आ रही है। इस कारण से इतनी जल्दी में सारे काम करा रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं वह छूट जाए। मैं अकेला उदाहरण नहीं हूं झाझा विधानसभा से। झाझा विधानसभा से 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। यह रिकॉर्ड है। झाझा में इतने प्रत्याशी एक साथ कभी अयोग्य नहीं ठहराए गए। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार की सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। बिहार की सियासत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो साम दाम दंड भेद अपना करके कुछ भी करने के लिए इतनी उतावली है कि जो लोग संरक्षण में पहुंच रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में जीत करके, अगर उनके रिकॉर्डों को उठा करके देखा जाए तो आधे से ज्यादा लोग अपने सिग्नेचर भी नहीं कर पाते हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा इंसान चुनाव में आना चाहता है, जो समाज की दिक्कतें हैं उसे दूर करना चाहता है चुनाव लड़ करके, तो उनको भी रोकने का काम किया जाता है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकारी सिस्टमों में जो मनुवादी सिस्टम है वो पूरी तरीके से घुस चुका है और वो तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं बिहार विधानसभा सीट झाझा में मौजूद हूँ और झाझा से प्रत्याशी जो थे केदार कुमार मंडल, वो चुनावी मैदान में थे। पर उनके साथ जो सिस्टम ने और जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अस्तित्व से उन्हें इतना खतरा था कि उन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वो हथकंडा क्या था और क्यों जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे इतना घबराई हुई हैं। सबसे पहले आपका केदार जी स्वागत है पर्पल न्यूज में। किस तरीके से देखा जा रहा है कि आप चुनावी मैदान में थे और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे, आपके नॉमिनेशन को क्यों कैंसिल कराया गया और क्या वजह रही है उनकी? देखिए, सत्ता की हनक, नेताओं की साजिश और प्रशासन की मिलीभगत का मैं शिकार हुआ हूं। मैंने 8 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल किया और 9 तारीख को 11 बजे स्क्रूटनी थी। सरकार इतनी जल्दी में सारी चीजों को कर रही है कि इसमें जो प्रत्याशी हैं उनको समय नहीं दिया, समय मिला ही नहीं। और जिस आधार पर मेरे नॉमिनेशन को खारिज किया गया है उसमें यह है कि मैंने लिखा था कि मैं अविवाहित हूं, अनमेरिड हूं, और पत्नी के जगह पर मैंने शून्य लिखा। उनके बच्चे, जेवरात और सारी चीजों के शून्य लिखा। अब वो बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी का जो है वो 5 साल का जो ITR है वो आप क्यों नहीं भरे। अब सवाल होता है, और उसको आपने क्यों नहीं भरा? सवाल ये होता है कि जब मैंने शुरू में ही मैंने लिख दिया कि मेरी पत्नी नहीं है, मैं पत्नी की जगह पर शून्य लिख चुका हूं, लागू नहीं है यह भी लिख चुका हूं, तो अब ये कहां से बात आती है कि उनका ITR और उस जगह को क्यों नहीं भरा? तो ये एक साजिश है, मैं इसे सरासर साजिश मानता हूं। और ये सरकार जो है डर गई है, उनको अपनी हार निश्चित रूप से नजर आ रही है। इस कारण से इतनी जल्दी में सारे काम करा रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं वह छूट जाए। मैं अकेला उदाहरण नहीं हूं झाझा विधानसभा से। झाझा विधानसभा से 11 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। यह रिकॉर्ड है। झाझा में इतने प्रत्याशी एक साथ कभी अयोग्य नहीं ठहराए गए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? प्रशासन से और सरकार से मेरा सवाल है। क्योंकि
तमाम जो सीटें हैं उस पर इसी तरीके के रुझान पे आए हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ना चाहते थे। 58 से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज कर दिया है सरकार ने। हाँ, मुझे ये जानकारी मिली है कि 74 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और 58 जो सीट्स हैं वहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं। तो सरकार जो है, जो कुर्सी कुमार हैं, वह इस बात को जानते हैं कि हमारी हार निश्चित है, तो वह इस तरह की साजिशें उम्मीदवारों के साथ मिल करके, प्रशासन के साथ मिल करके, उम्मीदवार जो प्रत्याशी उनके साथ ये जो साजिशें हो रही है कर रहे हैं। कुर्सी कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, पर आप लगातार झाझा के जो मुद्दे रहे हैं, झाझा के मुद्दों पर आपने काम किया है। लोगों की जो बेसिक समस्याएं हैं, क्या 5 सालों में नीतीश कुमार लगभग 10 साल हो गए, उन्हें 10 से 15 साल हो गए, वो दावा करते रहे हैं कि बिहार में उन्होंने बदलाव किया है, सुशासन जो था वो कायम रहा है, कोई अपराध जो है नीतीश सरकार के राज में नहीं हुआ है। तो जो दावे हैं नीतीश कुमार के, उन्हें किस तरीके से देखते हैं और जो मेन झाझा की दिक्कतें और परेशानियां हैं उसमें कितना कोशिश में कामयाब हुई है जेडीयू सरकार? देखिए, जहां तक झाझा की बात है तो झाझा में लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीते रहे, इस बार को छोड़ करके। लेकिन पिछले 4 बार लगातार जब जीते, आप झाझा को देख लीजिए, सड़कों को आप देख लीजिए, यहाँ पर सड़क में ठेहुना भर गड्ढा पड़ा हुआ है, उसमें पानी जमा हुआ है। आप स्कूल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ का अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की बदहाली को आप देख लीजिए, बेरोजगारी की समस्या को देख लीजिए, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार को देख लीजिए। सिर्फ नेता लोग जो है वो मोटे होते चले जा रहे हैं, जनता जो है वो पतली होती चली जा रही है। यही विकास है, यही विकास है, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार, क्योंकि बेसिक अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए, आप एक प्रोफेसर भी हैं, बिहार की राजनीति को आपने देखा और समझा भी है, उसी को देख करके बड़े भी हुए हैं। नीतीश कुमार का साफ तौर पर यहाँ दावा है कि दलित और मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया है और उनके जो कदम हैं उन्होंने उनके लिए उठाए हैं और उसके लिए जो उनके साथ में गठबंधन में है उनकी साजिश का शिकार भी हुई है लगातार नीतीश सरकार। जो उनके दावे हैं, क्या उन्होंने वाकई में बिहार के मुसलमानों के लिए, बिहार के दलित समाज के लिए कोई कदम उठाया है? देखिए, वो जो है एंटी इनकम्बेंसी के वो कुर्सी कुमार बने हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में मतलब आजाद हुआ भारत और आजादी के 74 साल हो गए, एक साथ सारे राज्य आजाद हुए थे, लेकिन बिहार भी उसी में से आजाद होने वाले एक राज्य। बाकी आप उसको महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, ये सब कैसे डेवलप कर गए और बिहार क्यों नहीं डेवलप कर पाया? ये सवाल है यहाँ के नेताओं से, हुक्मरानों से, कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है। इन नेताओं के निकम्मेपन के कारण ये सारी चीजें हो रही है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी एक बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत सुविधाजनक स्थिति में मैं हूँ। मेरे पास जहां लोग नौकरी लेना चाहते हैं, मैं उस यूनिवर्सिटी में 16 साल पढ़ा चुका हूं। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, आराम की जिंदगी है। मैं चाहता तो एक अच्छी जिंदगी जी सकता, लेकिन नहीं, मैंने समाज सेवा को चुना। मैं इस धरती का औलाद हूं, झाझा का, यहाँ की मिट्टी और पानी से और सारी चीजों को मैं प्राप्त करके यहाँ से बढ़ा हूं। तो इसके प्रति माँ, माटी और मातृभूमि, जन्मभूमि के प्रति मेरा कोई न कोई फर्ज बनता था। इसीलिए पे बैक टू सोसाइटी के तहत मैंने यह एक प्रण लिया कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए। और जनता ने इतना प्यार दिया और जनता से घबरा करके आप जिस गांव में जाइए, मैं 350 गांवों में घूम चुका हूं। यही नहीं, 2015 में भी मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था, उस समय भी मैं घूमा हूं और इधर लगातार 5 सालों से घूमता रहा हूं। और सब जगह सभी जगह से यही आवाज आ रही है कि आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है और हम इस बार आपको जाति और पार्टी से उठ करके आपको हम वोट करेंगे। इस बात से यहाँ के जो नेता हैं वो घबरा गए, उनको हार निश्चित रूप से दिख रही थी।
और उस हार से बचने के लिए उन्होंने इस माध्यम को अपनाया। हम हारे, निराश, लेकिन मैं हताश नहीं, इससे मुझे एनर्जी मिली। हाँ, मैं सीखूंगा और मैं झाझा के वासियों से और सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भी निराश मत होइए। मेरी जिंदगी बहुत लंबी है, मेरी उम्र भी बहुत अभी बड़ी नहीं हुई है। 5 साल हमारे 2015 में टिकट मिलना था, नहीं मिला। 5 साल मेरा वहां बर्बाद हुआ, 5 साल इस बार मेरा बर्बाद हो रहा है। यद्यपि मैं कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को मैं लिख चुका हूं, मेल रात में ही मैंने कर दिया था, और दोनों दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमीशन और बिहार के चीफ इलेक्शन को मैं लीगल मुद्दे पर जा रहा हूं, लीगल एडवाइस ले रहा हूं कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं। हम न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और न्याय स्थापित करने जा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कि किस आधार पर आपने मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया है, आप बताइए, वो आधार बताइए। क्योंकि केदार जी, जैसे कि हमने देखा है कि सरकारी जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही और बड़ी बदमाशी आपके लिए सामने खास तौर पर आई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब 2015 का दौर हुआ करता था तो उस टाइम पर आम जनता से अधिकारी डरा करते थे, बट हाथरस का इंसिडेंट सामने आया, डीएम का बाल भी बाका नहीं होता। क्या अब पूरा प्रशासन जो है वो ढीठ हो चुका है कि आपको जो करना है करिए, आप हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। 8 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डे था। उस दिन हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया। कितनी भागदौड़ होती है नॉमिनेशन, पहले आप प्रत्याशी हैं, है ना, तो वो भागदौड़ को आप समझ सकते हैं। दूसरे दिन स्क्रूटनी रखी गई 11 बजे। 8 तारीख को अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, एफिडेविट में कमी है, जैसा कि बताया जा रहा है, तो 8 तारीख को चहलूम की छुट्टी थी, पूरा कोर्ट बंद था। बिहार सरकार के कैलेंडर में आप जाके देखिए तो उसमें भी ये दर्ज है, अंकित है कि इस दिन छुट्टी है। तो जब मैंने कैलेंडर देखा छुट्टी है और उसके दूसरे दिन 11 बजे के पहले, और आप जान लीजिए कि वहां पर प्रशासन के लोग इतने साजिशन वहां पर पुलिस को खड़ा कर रखा था कि 11 बजे के पहले आप घुस नहीं सकते, और जो डॉक्यूमेंट देना है वो 11 बजे के पहले देना है। जब मैंने डीडीसी साहब से पूछा कि 11 बजे के पहले तो यहाँ घुसने ही नहीं दिया जा रहा, तो डीडीसी साहब कहे कि बाहर क्या हो रहा था वो हम नहीं जानते, बाहर पुलिस रोक रही थी या कोई रोक रहा था, इसका हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो है एक साजिशन हुआ है कि आप आगे गेट पर पुलिस लगा रखे हैं, 11 बजे के 1 मिनट पहले आप घुस नहीं सकते, डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, और 11 बजे के बाद आप डॉक्यूमेंट ले नहीं सकते। तो ये कितनी बड़ी साजिश है, आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि झाझा विधानसभा की बात अगर मैं साइड रखूं, बिहार की राजनीति पर अब बात करते हैं। बिहार की राजनीति को आपने बखूबी देखा और समझा भी है। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, गठबंधन का जो इस बिहार इलेक्शन में खासतौर पर गठबंधन का खेल राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं, क्योंकि महागठबंधन पहले से मौजूद था। आरजेडी का गठबंधन जो है कांग्रेस से है और उन्हीं के साथ तमाम पार्टियां शामिल हैं। और यही बात अगर एनडीए की करें तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और पासवान की पार्टी का गठबंधन है, पर पासवान की पार्टी और जेडीयू का गठबंधन नहीं है। ये जो फेर है लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि सीधा सीधा खिलवाड़ जो है आम जनता से है, वो तो वोट प्रत्याशी को देख करके दे देगा। कल को वही अगर प्रत्याशी दूसरे के साथ जाकर के सरकार बना लेगा तो आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो पहले भी हुआ है बिहार में, ये नई बात नहीं है। सरकारें किसके साथ बनी थी और फिर कहाँ जाकर के चली गई सरकार, किसके साथ सरकार बनी है। तो देखिए, जनता गुमराह है, जनता समझ नहीं पा रही है। महागठबंधन है ना, और कई तरह के गठबंधन जो बने हुए हैं वह सिर्फ अपनी अवसरवादिता के लिए बने हुए हैं। पोस्ट इलेक्शन क्या होगा ये आप इसकी कल्पना अभी से करना शुरू कर दीजिए। जो आज अभी दिख रहा है प्री इलेक्शन, वो जरूरी नहीं है कि वह स्थिति पोस्ट इलेक्शन के बाद भी रहे। तो जनता यहाँ पर गुमराह हो रही थी। जनता जो है किसी कैंडिडेट को समझ करके कि इस पार्टी का कैंडिडेट है, हमारी विचारधारा और हमारी समझ इस पार्टी से मिलती है, लेकिन जीतने के बाद वह कैंडिडेट कहाँ जाएंगे
और उस जनता, भोली भाली जनता के साथ कितनी कहिए कि धोखा होगा, गद्दारी होगी, आप इस बात को समझ सकते हैं। जी केदार जी, एक और थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ है, ओवैसी की पार्टी भी उसमें शामिल है, बीएसपी भी शामिल है और उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें शामिल हो चुके हैं। क्या लोगों का रुझान थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे? उपेंद्र कुशवाहा की बात आप कर रहे हैं। मैं 2012 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही प्रत्याशी बनने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से झाला आया, क्योंकि इस मिट्टी से मेरा प्यार है, लगाव है, यहाँ के वातावरण से और यहाँ के लोगों से मेरा प्यार है। लेकिन उस बार तो उनकी क्या मजबूरी थी, एनडीए के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन इस बार आप देखिए, इस बार तो सब कुछ आरएलएसपी प्रमुख माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ में सब कुछ था। और उनसे मैं मिला भी था, मैंने उनसे कहा भी था कि मैं 2013 से आपकी पार्टी में काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, 8 साल से मैंने इस क्षेत्र को बनाया है, तो आप मुझे टिकट दीजिए, मैं इस सीट को आपको जिता के दूंगा। और देखिए क्या हाल है, वो अपनी सीट के लिए। और इसमें अब मैं इसको साजिश समझता हूँ। पहले हो सकता है कि 2015 के समय में मजबूरी रही हो कि बड़ी अलायंस में छोटी पार्टियों को सीटें नहीं दी जाती हैं, इस बात को भी मैं मानता हूँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मुझे कहने का मौका दिया है उसने कि आज आप बड़ी पार्टी थे और आप ये कह सकते थे कि वहां प्रबल दावेदार मेरा है, प्रबल प्रत्याशी है, जिताऊ कैंडिडेट है, तो हम आज इन्हीं को टिकट देंगे। बीएसपी इस बात को मानती है, लेकिन ऐसा नहीं, क्यों नहीं हुआ? यह एक खोज का विषय है, यह एक शोध का विषय है। यकीनन ये एक खोज का विषय है, ये एक शोध का विषय है। केदार कुमार मंडल जी हमारे साथ मौजूद थे। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि पढ़े लिखे प्रोफेसर राजनीति से पीछे धकेल दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कल को कोई पढ़ा लिखा नौजवान आगे आकर के अगर हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करेगा तो वो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। और यकीनन ये देश का दुर्भाग्य भी है कि अपराधी किस्म के विधानसभा में मौजूद हैं, एमएलए हो चाहे एमपी हो, और आधे से ज्यादा अभी तक अपना नाम नहीं लिख पाते। ये भी देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य ऐसे नहीं बदलेगा जैसे सरकार चाहती है। देश का दुर्भाग्य जब बदलेगा तो वो पढ़े लिखे लोगों के आगे आने से बदलेगा। और समाज में बदलाव जरूरी है, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तो राजनीति ऐसे ही अपने उंगली के इशारे पर लोगों को नचाती रहेगी।